नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी कक्षा 7 जो एनसीईआरटी किताब है इतिहास या नहीं जो हमारा अतीत है उसके पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों पर। इसके पाठ के बारे में हमने 2 भागों में चर्चा की कि हजार वर्षों में कौन कौन से परिवर्तन हुए, उसके विषय में हमने 2 भागों में चर्चा की। आइए आज इसके अभ्यास प्रश्नों में चर्चा करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी किताबों पर आधारित चर्चाएं प्रतिदिन की जाती हैं और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। जो चर्चाएं कक्षा 6 से 12 वालों तक के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ही हैं, साथ में उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो भी परीक्षाएं होती हैं वो एनसीईआरटी किताबों से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कुछ न कुछ पूछा जाता है। आइए चर्चा शुरू करते हैं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? जैसे कि आप लोग अगर पाठ में चर्चा के दौरान देखे होंगे तो पाठ में चर्चा के दौरान देखा होगा कि आप लोगों ने मध्यकाल में जो गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? विदेशी कहा जाता था। समाज और संस्कृति का अंग न हो। मध्यकाल में गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो समाज और संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहा जाता था। विदेशी व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। उसके बाद सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। सन 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते। यह कथन बिल्कुल सही है। पाठ आधार पर हमने देखा था कि 700 से बाद के काल में अभिलेख नहीं मिलते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर था कि इस काल के दौरान मराठाओं ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। बिल्कुल, राजनीतिक महत्व की स्थापना की 16वीं 17वीं शताब्दी में। लगभग 17वीं शताब्दी में 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। उससे पहले ही मराठाओं का उदय हो चुका था। मराठाएं ने अनेक जगह पर अपने साम्राज्य स्थापित करने प्रारंभ कर दिए थे। अनेक मराठा सरदारों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी थी। अगला प्रश्न देखें कि किसी कृषि केंद्र बस्तियों में विस्तार के साथ कभी कभी वनवासियों को अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। कृषि के लिए कभी कभी क्या था कि वनवासियों को अपने ज़मीन से बाहर उखाड़ फेंक दिया जाता था। बिल्कुल सही था कथन। जबकि आप लोगों ने अगर यह चर्चा देखी है तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए सारे प्रश्न काफ़ी आसान होंगे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि बलबन का जो शासनकाल हमने देखा था 1266 से 1287 तक, उसे दक्षिण भारत के अनेक प्रांतों के साथ साथ सिंध, लाहौर, गजनी, अफगानिस्तान तक का शासक बताया गया था, इसलिए यह कथन गलत है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभिलेखागारों में डॉट डॉट रखे जाते थे। अभिलेखागारों में दस्तावेज रखे जाते थे। जो भी पुराने दस्तावेज होते थे वह यहाँ पर रखे जाते थे। उसके बाद अगर हम देखें 14वीं सदी का डॉट डॉट, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी। 14वीं सदी का क्या था? एक इतिहासकार था। डॉट 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 और डॉट इस महाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। आलू है, मक्का है, मिर्च है, चाय, कॉफ़ी है। इस महाद्वीप में इस काल में लाई गई कुछ नई फसलें थी। इस काल में हुए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इस काल में हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई के लिए रहट, कताई के लिए चरखे और आग्नेय शास्त्रों बारूद वाले हथियारों का प्रयोग शुरू हो गया था। यह पाठ, अगर पाठ की चर्चा देखी है तो आप लोगों के लिए प्रश्न काफ़ी सरल होंगे और साथ ही साथ आप लोग इसे बड़ी आसानी से याद पहले ही कर चुके होंगे। कक्षा 7 के बच्चे ही
प्रश्न नंबर 5 है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। हजार वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था वैकल्पिक व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर थी। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण हुआ करते थे। इस काल में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जो कि कर्मकांडों के आलोचक थे। इस काल में 7वीं सदी से इस्लाम और 16वीं सदी से ईसाई धर्म का भारत में क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं, आइए समझें कि क्या ये प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अनेक परिवर्तन हुए हैं। 13वीं शताब्दी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान का शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका अर्थ गंगा यमुना के बीच स्थित पंजाब हरियाणा से था। जैसे कि हमने पाठ में चर्चा के दौरान देखा, उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो बाबर ने किया, उसने इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। और यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि हैं अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और यह शब्द क्या है, हिंद के कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 7 कि जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियां क्या थी, स्वयं अपने नियम बनाती थी, जिसमें कि वे अपने जाति के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इन नियमों का पालन जाति के बुजुर्गों की एक सभा द्वारा कराई जाती थी। जैसे कि आप लोगों ने पाठ के चर्चा के दौरान देखा, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था, लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता था। उसके बाद देखें प्रश्न नंबर 8 कि सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। सर्वक्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य है उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 9 पर, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। उत्तर, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने जो समस्याएं आती हैं वो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है। आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियां शायद कहीं ही मिलती हैं। मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द या कोई वाक्य क्या हो जाता था, अलग हो जाता था। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इसके बाद हम चर्चा करें इसके अगले बिंदु पर, इतिहासकारों को बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ा। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद हम देखें प्रश्न नंबर 10, इतिहासकार अतीत के कालों या युगों में कैसे विभाजित करते थे। क्या इस कार्य में उसके सामने कोई कठिनाई आती है। अधिकतर इतिहासकार क्या करते थे, आर्थिक तथा सामाजिक कारणों के आधार पर ही अतीत के कालखंडों की विशेषताएं तय करते थे। इन आधारों पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा गया। कालक्रम को विभाजित करते समय इतिहासकारों के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि वे महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन करें। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, अध्याय में दिए गए मानचित्र 1 और 2 की तुलना उपमहाद्वीप
कि आज के मानचित्र से करें तुलना करते हुए दोनों के बीच जितनी भी समानताएं और असमानताएं मिलती हैं उसकी सूची बनाइए। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता, जैसे कि पाठ के चर्चा के पहले ही हमने देखा था कि अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया मानचित्र। दो फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया 1720 में। दोनों मानचित्र में कुछ समानता और असमानता थी। दोनों में समानता क्या थी? इस मानचित्र में वर्तमान की भांति भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया, या इस मानचित्र में जाने पहचाने नाम भी जैसे कन्नौज और सूरत आदि हैं जो बाद के मानचित्र हैं। जबकि अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह पर है जहां आज उत्तर भारत है, और श्रीलंका द्वीप ऊपर की तरफ के जगहों के नाम अरबी में लिखे गए हैं। यह मानचित्र आज के मानचित्र से काफ़ी भिन्न है, लेकिन फ्रांसीसी मानचित्रकार के मानचित्र में आज के मानचित्र से थोड़ी सी भिन्नता है, और बम्बई और गुजरात क्षेत्रों का मानचित्र आज से भिन्न है। उसके बाद अगर हम देखें अगला प्रश्न नंबर 12 है यहाँ पर कि पता लगाइए कि आपके गांव या शहर में अभिलेख रिकॉर्ड कहाँ रखे जाते थे। इन अभिलेखों को कौन तैयार करता है? क्या आपके यहाँ कोई अभिलेखागार है? उसकी देखभाल कौन करता है? वहाँ किस तरह के दस्तावेज संग्रहित हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिलेख रिकॉर्ड जिला मुख्यालय में रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को विभिन्न विभागों के कर्मचारी तैयार करते हैं तथा शहरों में अभिलेख निगम कार्यालयों में रखे जाते हैं, और ऐतिहासिक अभिलेख को अभिलेखागारों में रखा जाता है। अभिलेखागार की देखभाल उसके अंदर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इसका उपयोग शोधार्थियों द्वारा अथवा विभिन्न विभागों द्वारा समय समय पर किया जाता है। ये थी दोस्तों आज की चर्चा, जिसमें हमने इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। अगर आपको यह चर्चा अच्छी लगती है तो आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों को यह वीडियो शेयर कर हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।